साल था 1939। यह वो वक्त था जब दुनिया एक नए दौर में कदम रख रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त इतना भयानक होगा। दुनिया खौफ से देख रही थी जब नाजी फौज एक भयानक तेज से पोलैंड की सीमाओं को पार कर गई। यह एक ऐसा पल था जो दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। यह जंगली हरकत इंसानी इतिहास के सबसे भयानक युद्ध का कारण बनी। वर्ल्ड वॉर टू। यह युद्ध सिर्फ एक देश या एक मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। यूरोप के भरे हुए शहरों से लेकर पैसिफिक के दूर दराज के द्वीपों तक पूरी दुनिया एक ऐसी आग में घिर गई थी जिसका कोई अंदाजा नहीं था। हर कोने में यह युद्ध अपनी छाप छोड़ रहा था। लाखों सैनिक जमीन, समुंदर और हवा में भिद गए, जबकि आसमान से बम बरसाते रहे, अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ते हुए। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें हर रोशनी को अंधेरे ने ढक लिया था। दुनिया ने पहले भी जंग देखी थी, लेकिन इस जंग की बेरहमी और ग्लोबल पहुंच के लिए कोई भी तैयार नहीं था। पहले के युद्धों के मुकाबले यह युद्ध अपने आप में एक अलग ही दर्जा रखता था। यह सिर्फ देशों के बीच जंग नहीं थी, ये इंसानियत की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। अत्याचार और आजादी के बीच एक संघर्ष। हर इंसान, चाहे वो सैनिक हो या आम नागरिक, इस युद्ध का हिस्सा बन गया था। दाव पर बहुत कुछ लगा था और इस जंग का नतीजा 20वीं सदी और उसके बाद के काल के लिए बहुत मायने रखता था। हर एक देश, हर एक नागरिक इस युद्ध के बाद एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। वर्ल्ड वॉर टू की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह अनियंत्रित आक्रामकता के भयानक परिणाम और शांति की नाजुकता की याद दिलाता है। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि शांति कितनी महत्वपूर्ण है और उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। यह अनहोनी दुखों की कहानी है, लेकिन साथ ही साथ अविश्वसनीय साहस, लचीलापन और मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी आदमियत की अटूट भावना की कहानी है। हर एक कहानी, हर एक किरदार इस युद्ध में अपनी छाप छोड़ गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी है। ये कहानी है उन लोगों की जो अपनी जान की परवाह किए बिना एक बेहतर कल के लिए लड़े। ये कहानी है उन कुर्बानियों की जो हमेशा याद रखी जाएंगी। वर्ल्ड वॉर 2 एक विश्व युद्ध था जो 1939 से 1950 तक चला। यह युद्ध इतिहास के सबसे विनाशकारी और व्यापक युद्ध में से एक था। इस युद्ध ने दुनिया के हर कोना को प्रभावित किया और इसने अनेक देशों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को हिलाकर रख दिया, जिसमें 30 से ज्यादा देश शामिल हुए। और यह युद्ध पृथ्वी के लगभग हर महासागर और महाद्वीप पर लड़ा गया। यह युद्ध न सिर्फ यूरोप और एशिया तक सीमित था, बल्कि अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाए। और अनुमान है कि 4 से 8 करोड़ 50 लाख लोग मरे गए। यह संख्या इतनी बड़ी थी कि इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस युद्ध में न सिर्फ सैनिक, बल्कि अनेक निर्दोष नागरिक भी अपनी जान से हाथ धोए। ये बरकस नाडा युद्ध मुख्य रूप से दो विरोधी सैन्य गठबंधनों के बीच लड़ा गया था। एक्सिस पावर्स, जो अपने विस्तार और प्रभुत्व के सपने देख रहे थे, और एलाइज, जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के रक्षक थे, जिनका नेतृत्व जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे, और एलाइज, जिनका नेतृत्व ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियन और कुछ हद तक चाइना कर रहा था। ये दोनों गठबंधन अपने अपने लक्ष्यों के लिए लड़ रहे थे और इनके बीच की लड़ाई ने दुनिया को 2 भागों में बांट दिया था। एलाइज के नेता जैसे कि विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन और चाइनीज नेता अपने अपने देशों को इस युद्ध में जीत दिलाने के लिए प्रयासरत थे। इनका लक्ष्य था दुनिया को एक ऐसे स्थान पर लाना जहां शांति और समृद्धि हो। एक्सिस पावर्स विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित और नस्लीय श्रेष्ठता की विचारधाराओं से प्रेरित अपने पक्ष में ग्लोबल मैप को फिर से बनाना चाहते थे। यह लोग अपने अपने देशों को दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते थे। अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी यूरोप पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और इसके लिए उसने अनेक देशों पर आक्रमण किया। हिटलर का सपना था एक ऐसे यूरोप का निर्माण जहां सिर्फ जर्मन लोगों का राज हो, जबकि बेनितो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली,
रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनर्जीवित करना चाहता थे। मुसोलिनी का लक्ष्य था इटली को एक बार फिर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। पूर्व में सम्राट हिरोहितो और सैन्यवादी सरकार के नेतृत्व में इंपीरियल जापान संसाधनों को सुरक्षित करना और एशिया और पैसिफिक में प्रभाव का एक प्रमुख क्षेत्र स्थापित करना चाहता थी। जापान का लक्ष्य था एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना और अपने देश के लिए अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त करना। दूसरी ओर एलाइड पावर्स लोकतंत्र, स्वतंत्रता और युद्ध के बाद के क्रम की रक्षा के लिए लड़े। यह लोग अपने देशों में शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए प्रयासरत थे। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ग्रेट ब्रिटेन यूरोप में नाजी आक्रामकता के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहा। चर्चिल का लक्ष्य था अपने देश को नाजी आक्रमण से बचाना और यूरोप में शांति स्थापित करना। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो शुरू में संघर्ष में प्रवेश करने से हिचकिचा रहा था, पर्ल हार्बर पर हुए हमले के बाद युद्ध में शामिल हो गया और इसने युद्ध के दौरान अपने देश के लिए अनेक बलिदान दिए और एलाइड के लिए संसाधनों और जनशक्ति का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन गया। अमेरिका ने अपने देश के लोगों और संसाधनों को युद्ध के लिए प्रस्तुत किया और इसने एलाइज को युद्ध में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई का खामियाजा भुगता और इसने अपने देश के लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। नाजी युद्ध मशीन के खिलाफ अपनी लड़ाई में लाखों लोगों का बलिदान दिया। सोवियत यूनियन ने अपने देश के लोगों और संसाधनों को युद्ध के लिए प्रस्तुत किया और इसने एलाइज को युद्ध में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ल्ड वॉर 2 का शुरू होना कोई अचानक अलग थलग घटना नहीं थी। यह एक ऐसे समय का परिणाम था जब दुनिया एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी, बल्कि कई जटिल और आपस में जुड़े कारकों का परिणाम था जो वर्षों से पनप रहे थे। यह समय था जब राजनीतिक और सामाजिक तनाव अपने चरम पर थे। संघर्ष के बीज वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बोए गए थे, जब दुनिया ने अपने इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध का सामना किया था। एक ऐसा संघर्ष जिसने यूरोप को शारीरिक और आर्थिक रूप से तबाह कर दिया था और भावनात्मक रूप से जख्मी कर दिया था। हर तरफ बस तबाही और वीरनपन था। 1919 में हस्ताक्षरित ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड वॉर 1 को समाप्त कर दिया, लेकिन भविष्य के संघर्ष के बीज बो दिए। ये एक ऐसी संधि थी जो शांति के नाम पर की गई थी, लेकिन इसने नए तनाव को जन्म दिया। संधि, जिसे व्यापक रूप से अन्यायपूर्ण और अपमानजनक माना जाता था, खासकर जर्मनी द्वारा, ने पराजित राष्ट्र पर कठोर दंड लगाए जो उनके लिए असहनीय थे, जिसमें युद्ध की भरपाई, क्षेत्रीय नुकसान और उसकी सेना पर सख्त सीमाएं शामिल थीं। ये सब कुछ जर्मनी के लिए एक बड़े अपमान से कम नहीं था। इसने जर्मन आबादी के बीच नाराजगी और बदला लेने की इच्छा को जन्म दिया, जो धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगी, जिससे नाजीवाद जैसी चरमपंथी विचारधाराओं के जड़ जमाने और फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई। यह एक ऐसे समय का प्रतीक था जब लोग अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। इन तनावों को और बढ़ा दिया 1929 में शुरू हुए एक विश्वव्यापी आर्थिक संकट, ग्रेट डिप्रेशन ने। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं गिर गई थी। मंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर कहर बरपाया, जिससे लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई और उनका जीवन मुश्किल हो गया, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता फैली। लोगों में आशा और विश्वास की कमी होने लगी। जर्मनी में आर्थिक उथल पुथल ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल के प्रति नाराजगी को और बढ़ावा दिया और हिटलर और नाजी पार्टी के लिए समर्थन को बल दिया, जो अपने विचार और वादों से लोगों को अपनी ओर खींच रहे थे, जिन्होंने जर्मन गौरव और समृद्धि को बहाल करने का वादा किया था। हिटलर ने लोगों को एक नए सपने का विश्वास दिलाया। 1933 में हिटलर का सत्ता में आना युद्ध की ओर एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया एक नए खतरे की ओर बढ़ रही थी। लोकप्रिय समर्थन से उत्साहित और जर्मन वर्चस्व में एक कट्टर विश्वास से प्रेरित होकर हिटलर ने आक्रामक विदेश नीति के कई कदम उठाए,
जो दुनिया के लिए एक बड़े खतरे का संकेत थे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल की अवहेलना की और जर्मन क्षेत्र का विस्तार किया। ये सब कुछ एक बड़े युद्ध की और इशारा कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए गठित लीग ऑफ नेशंस हिटलर की महत्वाकांक्षाओं को रोकने में शक्तिहीन साबित हुई। ये एक ऐसा समय था जब दुनिया को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। दुनिया बढ़ती आशंका के साथ देख रही थी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ युद्ध के ढोल तेज होते जा रहे थे। लोगों के दिलों में एक अजीब सी घबराहट थी जो हार्डिन बध रही थी, सीगिनी जो ईब बीगी जो हर दिन बढ़ रही।